एक्टिव फिल्टर्स। अभी हम क्या करेंगे, एक्टिव फिल्टर्स को डिस्कशन करेंगे। तो एक्टिव फिल्टर्स में सो फार हमने क्या चीज़ देखी थी कि जो पैसिव फिल्टर थे उनमें हमको दो प्रॉब्लम आ रही थी। पहला प्रॉब्लम था कि हमें लोडिंग प्रॉब्लम आ रहा था, दूसरा प्रॉब्लम था हमें गेन कम मिल रहा था। तो हम पहले पहला प्रॉब्लम लेते हैं कि हम लोडिंग प्रॉब्लम को हटाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो सिंपल पैसिव, ठीक है, तो जो हमारा सिंपल पैसिव सर्किट था जो कि ये वाला है, उसके साथ मैंने एक बफर ऐड कर दिया, ये लोडिंग प्रॉब्लम दूर हो जाता है। सेम इन दी हाई पास फिल्टर वाले केस में यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जो हमारा ये पैसिव हाई पास फिल्टर है इसके साथ मैंने एक बफर कनेक्ट कर दिया। इससे क्या होता है कि हमारा जो लोडिंग प्रॉब्लम आ रहा था वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो अब बेसिकली इसके आउट उसकी वजह से क्या होगा, जो ये लो पास या हाई पास फिल्टर है उस पर क्या करेगा, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे क्या किया, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, लोडिंग इफेक्ट तो क्या हो गया, ख़त्म हो गया, लेकिन गेन तो अभी भी सेम ही है कि गेन कितना है, अभी भी 1 ही है। जितना गेन आएगा उतना ही गेन आएगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो हमने अरेंजमेंट एक्स्ट्रा ऐड किया उसकी वजह से गेन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, ये वोल्टेज फॉलोवर है। तो एक चीज़ हम यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं कि वो वोल्टेज एम्पलीफायर वो ऐसा होता है कि हम नॉन इन्वर्टिंग मोड पे इनपुट लगा देते हैं और इस तरह का अरेंजमेंट देते हैं। तो उससे हमें क्या मिलता है कि हमें एक 1 + RF/R1 ये इतना गेन का एक क्या मिलता है, हमें गेन मिलता है। तो अगर हमारा जो RC फिल्टर था तो बफर की जगह अगर मैं ये वाला अरेंजमेंट लगा दूँ कि यहाँ तो VX है, तो यहाँ पे R1 RF लगा दूँ, तो अभी हमें क्या मिलेगा, ये हम इससे हमारा क्या हो जाएगा, गेन भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो हमारी जो दूसरी वाली प्रॉब्लम थी कि गेन कम है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब ये जो सर्किट अरेंजमेंट होगा ये गेन हमें इतना देगा 1 + RF/R1। सेम ही हमने किया कि यहाँ पे क्या है कि हमारा इनपुट तो इधर है ही, और ये हमने ये सर्किट लगा दिया, तो यहाँ पे हमारा कुछ फाइनल जो आउटपुट आ रहा है, जो हमारे फिल्टर्स जो पैसिव फिल्टर्स हैं उनका जो आउटपुट आ रहा है उसको हम एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को दे रहे हैं। तो उससे क्या हो जाता है, दोनों लोडिंग प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, ये सर्किट दोनों लोडिंग प्रॉब्लम भी दूर करता गेन। तो इसका कट फ्रिक्वेंसी कितना है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी उतना ही है 1/2πRC, जो पैसिव फिल्टर का होता है उतना ही फ्रिक्वेंसी है इसका, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी सेम ही है, इसका कट ऑफ फ्रिक्वेंसी भी उतना ही है 1/2πRC। ठीक है, लेकिन इसका गेन, अब इसका जो V0/Vout, ये जो Vout यहाँ है आपकी बार, ये Vout/Vin, जब ये तो ये कितना आता है, Vout/Vin = AV × 1/√1 + F/F1 का होल स्क्वायर। तो ये वाला तो हमें पता है कि ये तो पैसिव फिल्टर का गेन है, पैसिव फिल्टर का। ठीक है, तो ये है कि अगर मैं VX ये सब VI है, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ VX/VI है। तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है वो क्या है, वो है VX/VI। ठीक है, AV है, AV क्या है हमारा, V0/VX, ये वाला जो VX है, क्योंकि ये V0 है, ठीक है, इतना ही तो होगा ये एम्पलीफायर का गेन AV। तो VX से VX कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा फाइनल जो बचेगा V0/VI वो कितना बचेगा, इतना बचेगा। अब यहाँ पे AV का वैल्यू कितना, AV का वैल्यू वही है जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जितना गेन है। ठीक है, सेम ही यहाँ पे Vout/Vin = AV × 1/1 + F/F का होल स्क्वायर। ठीक है, और AV का वैल्यू तो आराम से कैलकुलेट, AV का वैल्यू दोनों ही जगह पे 1 + RF/R1 है, बेसिकली नॉन इन्वर्टिंग टाइप का गेन। तो इस सर्किट अरेंजमेंट से हमें क्या हुआ, हमारा लोडिंग इफेक्ट भी खत्म हो गया और हमारा गेन भी इंप्रूव मिल गया, जो कि हमारी दोनों ही क्या थी, पैसिव फिल्टर के साथ में प्रॉब्लम थी और हमारी एक्टिव फिल्टर डिजाइन करने का एम था। ठीक है, तो ये खत्म हुआ हमारा। तो ये हमारा F2 कुछ इस तरीके से आएगा, F2 तो उतना ही रहेगा बेसिकली, बस गेन इंप्रूव हो गया। अब देखो लो पास फिल्टर ना, उसको एक अल्टरनेट तरीका और होता है डिजाइन करने का कि हम जो हमारा इनपुट है ना वो तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे ही लगाएं। ठीक है, लेकिन हमारा जो फिल्टर बना रहा हूँ ना मैं, वो आउटपुट में बना रहा हूँ कि ये R1 RF ये हमारा ऐसा था। ठीक है, पहले मेरा रेजिस्टेंस कहाँ लगा हुआ था, यहाँ लगा हुआ था, ये कैपेसिटर ऐसा लगा हुआ था पहला,
देखिए मैंने इस कैपेसिटर को यहाँ से उठाया और मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया RF के अक्रॉस, नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग साइड में। तो अब मुझे जो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, लो पास फिल्टर बनेगा, और इसका जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होगा ना, लेकिन वो चेंज हो जाएगा कितना, 1/2 RF × C, क्योंकि ये दोनों का लो पास फिल्टर बनाएंगे तो RF × C हो जाएगा। ठीक है, तो इस अरेंजमेंट को भी अच्छे से ध्यान रखो। तो FC लेने वाले का अब हम बनाते हैं बैंड पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर बनाने के सिंपल तरीका है, कुछ नहीं होता। बैंड पास फिल्टर में हाई पास और लो पास फिल्टर को कैस्केड करते हैं, जिसमें पहले हाई पास फिल्टर लगाते हैं और फिर लो पास फिल्टर लगाते हैं। ट्रिक है हल। ठीक है, बैंड पास फिल्टर बनाना है तो हमें हल करना पड़ेगा। हल मतलब पहले हाई पास फिल्टर लगा दो, फिर लो पास फिल्टर जो रिस्पॉन्स मिलेगा ना वो बैंड पास फिल्टर मिलेगा। जैसे यहाँ है, पहले हमने हाई पास फिल्टर लगाया, फिर लो पास फिल्टर लगाया, तो V0 लोगे ना तो वो पूरा वही आएगा। यहाँ देखो एम्पलीट्यूड है, ये फ्रिक्वेंसी है, ये मेरा कितना है F2 है, ये मेरा कितना है FC1 है। ठीक है, तो FC2, तो यहाँ पे देखो FC2 1/2 R2C2, ये तो मेरा किसका है, हाई पास फिल्टर का है ना। तो हाई पास फिल्टर का फ्रिक्वेंसी कितना है F2 विच इज 1/2 R2C2, और लो पास फिल्टर का हमारा फ्रिक्वेंसी कितना है F1, वो कितना हो जाएगा 1/2 R1C1। ठीक है, तो F1 इतना हो जाएगा, और बैंड पास फिल्टर हमें कितने में मिलेगा, यहाँ से F2 से FC2 से FC1 में मिलेगा 1/2 R2C2 1/2 R1C। इसका जो स्लोप कितना है -20 dB पर डेकेड, और इसका स्लोप कितना है +20 पर डेकेड। बैंडविड्थ की बात करूँगा तो मैं FC1 - FC2, और अगर मैं सेंटर फ्रिक्वेंसी की बात करता हूँ तो अंडर रूट में FC1 × FC2। सेंटर फ्रिक्वेंसी बेसिकली यहाँ होती है, इन दोनों के बीच की जो सेंटर फ्रिक्वेंसी होती है ना वो होती है अंडर रूट में FC1 × FC2। बैंडविड्थ तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फ्रिक्वेंसी में से इस फ्रिक्वेंसी को घटाएंगे तो बैंडविड्थ आ जाएगा। और इसका जो हमें एंगल मिलता है वो ऐसा मिलता है कि जी बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी, इस पर 90 डिग्री एंगल होगा, और फिर काइंड ऑफ हाई पास वाला, और फिर घट के -90 हो जाएगा लो पास वाला। तो इनिशियल फ्रिक्वेंसी इस पर हाई पास डोमिनेट करता है, फिल्टर की तरह रिस्पॉन्स आता है। तो ऐसे बना सकते हैं। देखो ये हमने इस तरीके से, अब अगर हमें बफर वाला भी बनाना है तो ये इस तरीके से कैस्केड कर सकता हूँ, गेन के साथ कैस्केड कर सकता हूँ, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अब बैंड लिमिट फिल्टर की बात करते हैं। बैंड लिमिट फिल्टर भी बना सकते हैं कि एक पर्टिकुलर बैंड को ही पास करे, वो वाला फिल्टर। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें क्या होगा, लो पास और हाई पास फिल्टर को पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। कैसे भी कर दो, लो पास को फिल्टर लगा दो, या नीचे हाई पास लगा दो, या ऊपर हाई पास लगा दो, नीचे लो पास लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों पैरेलल में होने चाहिए, मतलब दोनों को जो इनपुट जाना चाहिए और दोनों की जो आउटपुट है ना वो एक एडर को देंगे, तो ये हमें फाइनल आउटपुट मिलेगा। तो Vout/Vin जो हम कैलकुलेट करेंगे ना वो हमें बेसिकली बैंड लिमिट फिल्टर निकाल के देगा। ठीक है, ऐसा। तो इसमें क्या होगा, पहले FC1, पहले मतलब जो फिल्टर है तो कौन सा वाला होगा, FC1 वाला लो पास वाला, और फिर उसके बाद इधर से हाई पास वाला FC2। तो FC2 - FC1 होगा यहाँ पे जो हमारा फ्रिक्वेंसी होगा। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ऊपर लगा दिया मैंने हाई पास फिल्टर, कैसे भी लगा सकते हो, नीचे मैंने लो पास फिल्टर लगा दिया, और फिर मैंने दोनों, ये पूरा एडर है एक, ठीक है, ये तो एडर है ना, तो एडर को दे दिया फिर मैंने। तो वही है, FC1 मेरा कितना आ रहा है 1/2 R1C1, और FC2 कितना आ रहा है 1/2 R2C2। मेरा बैंडविड्थ कितना हो जाएगा FC2 - F1। ये क्या हो जाएगा मेरा बैंड रिजेक्शन, तो मेरा बैंड इतना रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा सारे फिल्टर को पास करेगा। अब आता है कि जो हमने देखा कि जो एक्टिव फिल्टर्स होते हैं उनका रिस्पॉन्स स्मूथ नहीं है, यहाँ पे रिपल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसी को देखते हैं, तो ये जो मेरी लाइन है ना वो -20 dB से आ रही है, फिर ऐसा आया 0 पे, फिर मेरा 0 है, और फिर मेरी लाइन +20 dB से ऊपर उठ रही है। तो ये क्या है, मेरा रिस्पॉन्स स्मूथ नहीं है। ठीक है, ऐसा बन रहा है बेसिकली, ये फिर ये फिर ये फिर ये, तो ये स्मूथ रिस्पॉन्स नहीं है। हमें स्मूथ रिस्पॉन्स होता तो कैसा होता, स्मूथ रिस्पॉन्स मेरा कुछ ऐसा होता, ऐसा। तो स्मूथ, हमें रिस्पॉन्स स्मूथ चाहिए, ऐसा, ये वाला ऐसा रिस्पॉन्स है, ये स्मूथ वाला।
उसके लिए हम क्या करते हैं, बटरवर्थ अप्रोक्सीमेशन को अप्लाई करते हैं। देयर आर वेरियस काइंड ऑफ अप्रोक्सीमेशन, बटरवर्थ है, चौबे अप्रोक्सीमेशन काइंड ऑफ है, लेकिन यहाँ पे हम बटरवर्थ में लिया है तो हमारा बटरवर्थ डिस्कस करते हैं। बटरवर्थ फिल्टर अप्रोक्सीमेशन, it gives the it smoothen the response of the active filters. Okay, so the first order high pass and low pass Butterworth filters is equal to active low pass and high pass filter the gain. तो देखो अब जो फाइनली वी आर गोइंग टू डिस्कस दी बटरवर्थ फिल्टर्स। तो बटरवर्थ फिल्टर भी क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर होते हैं और सेकंड ऑर्डर होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर जो बटरवर्थ फिल्टर होते हैं ना, दैट इज सेम एज एक्टिव फिल्टर जो हमने देखे थे लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर के, ये वाले ये है मेरा फर्स्ट बटरवर्थ लो पास फिल्टर, ये है मेरा फर्स्ट ऑर्डर बटरवर्थ हाई पास फिल्टर। तो क्या हुआ, जो एक्टिव फिल्टर होते हैं गेन के साथ में, एक्टिव फिल्टर विद द गेन आर द बटरवर्थ फिल्टर, दोनों सेम ही होती है, ठीक है। मतलब एक्टिव फिल्टर विद द गेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज बटरवर्थ फर्स्ट ऑर्डर बटरवर्थ फिल्टर। तो ये तो हमने डिस्कस हो गया हमारा इनका, ठीक है। अब उनका डिजाइनिंग देख लेते हैं कि अगर हमें या तो फर्स्ट ऑर्डर हाई पास या लो पास बटरवर्थ फिल्टर डिजाइन करना है, एक्टिव फिल्टर का डिजाइन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें FH और FL चूज करना है कि हमें कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कितनी चाहिए, कि भाई हमें कौन सा बैंड चाहिए, ठीक है। ये हमें डिस्कस करेंगे, हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, बैंड रिजेक्ट फिल्टर। हमें पहले पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर बैंड को हम पास करना चाहते हैं, किसको रिजेक्ट करना चाहते हैं। तो पहले हमें FH और FL डिसाइड करने पड़ेंगे। वंस वी नो दी FH एंड FL देन वी हैव टू फाइंड दी, क्योंकि हमें पता है कि FH या FL का फॉर्मूला ऐसा होगा 1/2πRC। यहाँ से हम क्या करेंगे, R का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। या तो अब C का वैल्यू कहाँ से आएगा, अगर या तो C का वैल्यू दिया होगा, अगर नहीं दिया हुआ है तो वी अज्यूम एनी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड, दैट इज मान लो हमने 0.8 माइक्रोफेरेड अज्यूम कर लिया, या मैंने मान लिया 0.01 माइक्रोफेरेड अज्यूम कर लिया, ठीक है। लेस देन 0.1 1 माइक्रोफेरेड से कम होना चाहिए, लेकिन तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। जब हमारा का वैल्यू आ गया तो अब हमें गेन डिसाइड करना है कि हमें गेन कितना चाहिए, क्योंकि दिस शुड ऑल्सो बी आवर चॉइस कि हमें भाई हमारे आउटपुट को इतने से इतना गेन तो चाहिए ही चाहिए हमें। तो जब हमने गेन डिसाइड कर लेंगे तो उसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। हमें गेन की वैल्यू पता है तो वी कैन इजीली सेट दी RF/R1 का रेशियो आ जाएगा हमारे पास। तो RF और R1 के रेशियो को हम उसी तरीके से सेट करके वी कैन डिजाइन द एप्रोप्रिएट फिल्टर, यही है। तो देखो आइडियल फिल्टर का रिस्पॉन्स ऐसा है, और हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर बटरवर्थ फिल्टर होता है उसका रिस्पॉन्स ऐसा होता है, ये वाली जो लाइन है ना हमारी, ये वाली, ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर बटरवर्थ फिल्टर का रिस्पॉन्स है ऐसा, n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्डर बटरवर्थ फिल्टर। सेकंड ऑर्डर की बात करते हैं तो ये वाला रिस्पॉन्स है उसका, ये इधर, ये दोनों वाले। फिर और ऑर्डर बढ़ाते हैं तो वो इधर चलता जाता है, ये थर्ड ऑर्डर का है हमारा। तो बात क्या हो रही है, बात सिंपल ये हो रही है कि हमारा ये जैसे जैसे हम ऑर्डर बढ़ा रहे हैं तो जो इस वाले जोन में तो क्या हो रहा है, ये इधर शिफ्ट होता जा रहा है, और नीचे वाले जोन में ये और नीचे होता जा रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है, नियरली जो रेड में दिखा रखा है हमने आइडियल रिस्पॉन्स, उसको अप्रोच करता है जैसे जैसे हम डिग्री बढ़ाते हैं बटरवर्थ फिल्टर की। तो हम सेकेंड ऑर्डर फिल्टर को डिस्कस करते हैं। सेकेंड ऑर्डर फिल्टर का जो रिस्पॉन्स होता है ना, वो ऐसा होता है कि वी आउट अपॉन वी इज इक्वल टू 1/√1 प्लस f अपॉन FC होल की पावर 2n। ये हमारा लो पास सेकेंड nth ऑर्डर बटरवर्थ लो पास फिल्टर, तो यहाँ पे 2n आ जाएगा, ठीक है। और nth ऑर्डर हाई पास बटरवर्थ फिल्टर का यहाँ पे 2n लगा दो, ठीक है। इसका वी आउट अपॉन वी इन इक्वल कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस FC अपॉन f की पावर 2n। देखो एक्टिव फिल्टर अगर सेकेंड ऑर्डर होता तो ये n जो होता है ना, ये यहाँ नहीं आता, ये n जो होता है ना बेसिकली ये 2 तो अंदर ही रहता है, लेकिन ये n बाहर आता है। अगर सेकेंड ऑर्डर एक्टिव फिल्टर होता तो यहाँ n नहीं आता, ये n यहाँ आता। लेकिन बटरवर्थ फिल्टर में क्या होता है, जो n जो होता है ना ये अंदर आ जाता है इस रूट के, ये रहा, ठीक है। n हमारा अंदर आ जाता है। तो nth ऑर्डर बटरवर्थ फिल्टर का रिस्पॉन्स याद रखो। देखो लो पास फिल्टर है तो ये वाला तो हमें पता है, इतना पार्ट तो हमें पता है कि ये तो भाई ये तो फर्स्ट ऑर्डर का है। फर्स्ट ऑर्डर तो हमें पता है एक्टिव फिल्टर और लो पास मतलब बटरवर्थ और एक्टिव फिल्टर बराबर ही होते हैं, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का तो ठीक है।
फर्स्ट ऑर्डर वाले में तो स्क्वायर आता है। अब लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के बाद में बटरवर्थ का रिस्पॉन्स और जो क्या कहते हैं एक्टिव फिल्टर का जो रिस्पॉन्स होता है ना वो अलग अलग हो जाता है। बटरवर्थ वाले फिल्टर में क्या होता है, रूट के अंदर में एन आता है, जबकि उसमें क्या होता है रूट के बाहर एकदम ओवरऑल पे एन आता है। तो वी कैन सी कि लो पास फिल्टर में कट ऑफ फ्रीक्वेंसी नीचे आता है और हाई पास फिल्टर में कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऊपर आता है। तो अगर हमें ऑर्डर कोई भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर, वेयर द वी आउट अपॉन वी इन इज इक्वल टू 1/√2, तो हमारा जो रिस्पॉन्स होगा वो 3 dB डाउन हो जाता है और उसके रिस्पेक्टिव में जो हमें एफ का वैल्यू मिलता है वो हमें क्या मिलता है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी मिलता है। ठीक है, चलो बटरवर्थ फिल्टर का रिस्पॉन्स देख लिया हमने। ऐसा होता है कि इधर मैंने लो पास बटरवर्थ फिल्टर, ठीक है, तो देखो ये हमारा सेकंड ऑर्डर लो पास बटरवर्थ फिल्टर है। कैसा है, दोनों में फ़र्क बताता हूँ। अगर ये हमारा एक्टिव फिल्टर ही होता केवल, तो ये जो है ना ये भी ग्राउंड होता, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों ग्राउंड हो जाते, तो ये हमारा एक्टिव फिल्टर बन जाता। लेकिन बटरवर्थ फिल्टर में हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और जो ये वाली ब्रांच है ना उसको हम आउटपुट से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये पूरा ये तो गेन का अरेंजमेंट है, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये तो गेन के लिए लगा रखा है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो वही रहेगा कि ये तो लोडिंग इफेक्ट और गेन बढ़ाने के लिए है। ठीक है, तो उसको तो एकदम भूल जाइए, बस बात है इतना कि वी इन दिया हमने, फिर आर, फिर सी, आर और फिर सी, और जो ये वाला C2 है इसको कनेक्ट कर दो आप आउटपुट से, तो ये हमारा बटरवर्थ फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, लो पास बटरवर्थ फिल्टर। हाई पास बटरवर्थ फिल्टर में क्या होता है, हाई पास बटरवर्थ फिल्टर भी हाई पास बटरवर्थ फिल्टर में क्या हो जाए, कैपेसिटर है वहाँ पर रजिस्टर हो जाए, कैपेसिटर और रजिस्टर को एक्सचेंज कर दो बेसिकली, बाकी अरेंजमेंट सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर फीडबैक देखो, नेगेटिव फीडबैक, ये तो मतलब इस अरेंजमेंट को तो हमें डिस्कस ही नहीं करना है ना। once let's rotate this particular thing, we wanna rotate in a left. Okay, now तो फॉर कन्वीनियंस के लिए हमने अज्यूम कर लिया कि R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R एंड C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C, मतलब ये रेजिस्टेंस R और C दोनों बराबर है। देखो अगर हम इसको बराबर नहीं करेंगे तो डेरिवेशन इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड, तो इसको हम बराबर मान ही लेते हैं। तो अगर मैं अब क्या करता हूँ, मेरे को VA फाइंड करना है, VA फाइंड करना है, तो मुझे पता है कि यहाँ का ये इसका वैल्यू तो आई नो, ये हो जाएगा 1 + RF अपॉन R1, मतलब बेसिकली नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन। तो मुझे VA फाइंड करना है। ठीक है, तो मुझे बेसिकली V0 अपॉन V अपॉन VI फाइंड करना है। तो हम इसको, तो देखो यहाँ से पहला इक्वेशन मैंने V0 अपॉन VA तो फाइंड कर लिया, इक्वेशन नंबर 1, दिस इज वेरी सिंपल। अब दूसरे नंबर पर मैं, ठीक है, इसको मैंने दोबारा ऐसा ही लिखा है। ठीक है, इसको AF कह रहे हैं, जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन आ रहा है उसको मैंने AF कह दिया। ठीक है, तो VA का वैल्यू मेरा आ गया इतना। अब नाउ आई हैव टू फाइंड VA का वैल्यू इन V इन टर्म्स। ओके, तो उससे होगा क्या, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे फाइनली फाइंड क्या करना है, मुझे V0 अपॉन V इन फाइंड करना है ना फाइनली। तो मैं करता क्या हूँ, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि V0 अपॉन VA मल्टीप्लाई बाई VA अपॉन V इन, isn't it? तो ये तो मुझे पता है, ये तो कितना है मेरा AF। तो मुझे अब फाइंड क्या करना रह गया, मुझे बस फाइंड इतना कर, इसका वैल्यू हमें पता भी है और AF का मुझे फाइंड करना रह गया AF अपॉन VA अपॉन V इन, VA अप V इन, ये मुझे फाइंड करना रह गया। तो उसको हम फाइंड कर लेते हैं। चलो, तो देखो पहले से पहले मैं क्या करता हूँ, VA इन दोनों में रिलेशन एस्टैब्लिश करता हूँ, VA और V इन में, ये बेसिकली VA है। ठीक है,
तो वी ए और वी इन में मैं रिलेशन एस्टैब्लिश करता हूँ। तो आई कैन ईजिली राइट फ्रॉम हेयर कि वी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें कितना करंट जा रहा है, इधर तो करंट कुछ जाएगा नहीं, ये तो I1 के टर्म्स में आराम से लिख सकता हूँ, ये वोल्टेज डिवीजन ही है बेसिकली। तो वोल्टेज डिवीजन से मैंने जब लिखा तो वी ए इज इक्वल टू 1/RCS V1, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या कह सकता हूँ, थर्ड कह सकता हूँ लोग। फिर मैं क्या करता हूँ, अब मैं वी इन और V1 में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, दिस वुड बी डिफिकल्ट क्योंकि ये वी इन जो है यहाँ से भी कनेक्ट है। तो मैंने KVL लगाया, ठीक है। तो मैं KVL लगा रहा हूँ, आई कैन ईजिली राइट KVL कितना हो जाएगा मेरा, वी इन अपॉन V1/R इज इक्वल टू, मतलब जितना करंट, सिंपल बात क्या है, सिंपल बात ये है कि I1S इज इक्वल टू I3S प्लस I2S, ये लगा रहा हूँ मैं। तो I1 इज इक्वल टू सिंपली I3 प्लस I2, तो ये किया है मैंने, ठीक है। तो वही है, बस इसको आराम से KVL लगाया जा सकता है। इसको मैंने सोल्व किया तो वी इन, और मैंने जो नेगेटिव वाला टर्म था उसको इधर ले आया, इसको सोल्व किया मैंने, कुल मिला के बात ये है। जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो वी इन और मेरे को किस में रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाएगा, वी इन की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास इक्वेशन नंबर थर्ड, हमें पता है क्वेश्चन नंबर थर्ड ही है। तो जहाँ पे वी है ना उसको मैं V1 लिख देता हूँ, या मैं कहता हूँ कि जहाँ पे V1 है वहाँ पे उसको मैं VA के टर्म्स में लिख देता हूँ। तो जहाँ जहाँ पे V1 है ना उसको VA के टर्म्स में लिख दो, क्योंकि हमें फाइनली तो VA के टर्म्स में चाहिए ना। तो ये जो V1 है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे उसको VA के टर्म्स में लिख दो एज पर द इक्वेशन नंबर थर्ड। जब हम उसको लिखते हैं तो मुझे रिलेशन किस में एस्टैब्लिश हो जाता है मेरा, और V0 को मैं VA के टर्म्स में लिख सकता हूँ, आई नो, एज पर द इक्वेशन नंबर सेकेंड। अरे भाई देखो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या देगी मुझे, V0 दे देगी, VA को मेरे को इक्वेशन नंबर सेकंड से आई कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ VA इन टर्म्स ऑफ V0, और इक्वेशन नंबर थर्ड से मैं फाइंड कर सकता हूँ कि VA का वैल्यू V1 के टर्म्स में। तो जहाँ जहाँ पे VA और V0 है इस इक्वेशन में मैं वहाँ पे VA के टर्म्स में रिप्लेस करता हूँ। तो आई कैन फिर देन मैं सोल्व करता हूँ तो मेरे को फाइनली V in by VA मिलेगा मेरे को, पहले वो मिल सकता है आराम से V in by VA, तो वो इतना मिल जाता है, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे VA था अब मैं V0 के टर्म्स में रिप्लेस कर देता हूँ एज पर द इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, V0 और V in में रिलेशन मिल जाएगा जो कि इतना है। तो V0 बाई वी इन का जब हमने फाइनली वैल्यू कैलकुलेट किया तो हमें इतना मिला, AF अपॉन एस स्क्वायर 1 प्लस ये। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन कि हमें V0 अपॉन वी इन का वैल्यू कितना मिला, AF तो हमें पता है कि हमारा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वाला गेन है कि 1 प्लस RF अपॉन R1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस का 3 माइनस AF अपॉन RC इंटू एस प्लस का 1 अपॉन RC का होल स्क्वायर। इसको हम स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होता है ये सेकंड ऑर्डर का उससे कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से हमें ये तो हमारा क्या है ओवरऑल गेन होता है, ठीक है, जो कि नॉन इन्वर्टिंग गेन का। अब इसका जो डैम्पिंग रेशियो कितना होता है, डैम्पिंग रेशियो होता है जीटा, और अल्फा इज इक्वल टू 2 जीटा इज इक्वल टू डैम्पिंग फैक्टर होता है। ओमेगा एन हमारा नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, तो ओमेगा एन इज इक्वल टू ओमेगा एच, क्योंकि लो पास फिल्टर है और लो पास फिल्टर में हमें पता है कि हमें ओमेगा एच मिलता है। इसका जो 3 dBp है जो फ्रिक्वेंसी आता है ना उसको हम ओमेगा एच कहते हैं।
और हाई पास वाले को ओमेगा एल कहते हैं। तो जब हमने दोनों को कंपैरिजन करके लिखा तो ओमेगा एफ एच का वैल्यू मैं यहाँ से लिखता हूँ 1/2 पाई आर सी, क्योंकि ये ओमेगा एन का स्क्वायर दोनों कंपेयर किया। और मेरे को पता है कि जीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 जीटा का वैल्यू जो है वो कितना है 3 माइनस ए एफ है, तो जीटा का वैल्यू 3 माइनस ए एफ बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 माइनस ए एफ बाई 2 हो गया। ठीक है, तो हमें कितना मिला, जीटा का वैल्यू कितना था 3 माइनस ए एफ बाई 2, ये हमने फाइंड कर लिया। तो जो नॉर्मलाइज्ड बटरवर्थ फिल्टर होता है उसके लिए हमें नॉर्मलाइज्ड बटरवर्थ पॉलिनोमियल जो होता है उसका जो जीटा का वैल्यू होना चाहिए ना वो 0.707 होना चाहिए। सेकंड लो पास या कोई भी सेकंड ऑर्डर बटरवर्थ फिल्टर का जो जीटा होता है ना डैम्पिंग रेशियो, वो बाय प्रैक्टिकल मीन्स इट हैज़ बीन फाउंड दैट फॉर द नॉर्मलाइज्ड जो फिल्टर होता है उसका, जब हम नॉर्मलाइज सेकंड ऑर्डर बटरवर्थ जो फिल्टर होता है चाहे वो हाई पास हो या लो पास हो, उसका जीटा का वैल्यू कितना होता है 0.707 होता है। तो अगर हमने जीटा का वैल्यू यहाँ पे 0.707 लिखेंगे तो ये ए एफ का वैल्यू हमें इस इक्वेशन से ए एफ का वैल्यू मिल जाएगा। हमें ए एफ का वैल्यू कितना आया मेरा 1.586, और मुझे पता है ए एफ का वैल्यू कितना होता है 1 प्लस आर एफ अपॉन आर वन। तो 1 को घटाओ इसमें से तो मुझे आर एफ बाई आर वन का वैल्यू कितना मिल गया 0.586। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मेरे को और मुझे पता है कि आई हैव टू चूज़ द वैल्यू ऑफ आर वन का वैल्यू मेरे को 100 किलो ओम से कम चूज करना है। ठीक है, और शायद 10 किलो ओम से ज़्यादा चूज कर लो, 100 किलो 10 के और 100 के बीच में कोई भी वैल्यू चूज कर लो, और फिर उस वैल्यू से मैं क्या करूँगा आर एफ का वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। चूज़ क्या कर लो अगर दिया हो गया तो व्हाट आर द डिजाइनिंग स्टेप्स, लेट्स डिस्कस दो डिजाइनिंग स्टेप। डिजाइनिंग स्टेप सिंपल है। नंबर 1, चूज द एफ एच, कि एफ एच का वैल्यू चूज करो आप पहले से पहले। तो एफ एच का वैल्यू चूज कर लिया तो वहाँ से आप आर का वैल्यू फाइंड करो, क्योंकि हमें पता है एफ एच इक्वल टू 1/2 पाई आर सी होता है, तो आर का वैल्यू फाइंड करो। लेकिन व्हाट अबाउट सी, तो सी का वैल्यू है ना या तो दिया होता है या फिर सी का वैल्यू है ना आप जो लेस देन 1 माइक्रोफैरड चूज करो। जब हमने तो यहाँ से हमें आर और सी का वैल्यू मिल गया तो नीचे वाले मिल गए, और हमें पता है कि हमने ये वाला देख ही लिया ये वाला स्टेप। तो जब हमारे पास R1 RF आ गया, C और R आ गया, तो देन वी कैन इजीली वी हैव सक्सेसफुली डिजाइन दी। अब देखो ये एक और बात थी कि सेकेंड ऑर्डर जो फिल्टर होता है उसका हमने जो रिस्पॉन्स था उसको अगर हमने फ्रिक्वेंसी के टर्म में लिखते हैं तो वो हमें इतना मिलता है कि V0 अपॉन V इन इक्वल टू ए एफ अंडर रूट में 1 प्लस एफ अपॉन एफ एच की पावर 4। ये तो हमने जनरल शुरू में ही देख लिया था कि nth ऑर्डर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बटरवर्थ फिल्टर का, ए एफ अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एफ अपॉन एफ एच। एफ एच यहाँ पे बेसिकली क्या है, मैं F1 भी लिख सकता हूँ इसको। लो पास फिल्टर का जो फ्रिक्वेंसी होता है ना उसको हाई लेते हैं FH कहते हैं, और हाई पास फिल्टर की फ्रिक्वेंसी को FL कहते हैं। दैट्स कॉमन नोमेनक्लेचर। इसको F1 भी कह सकते हो आप, और जो हाई पास वाला होता है उसको F2 भी कह सकते हो। दैट वुड बी इवन मोर कन्वीनियंट। तो इसको मैं FH किया तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो गया 2, क्योंकि 2 स्टेप की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो n आता है जनरल केस में तो n का 2 रखा तो 4 आ गया ना, ये आया। तो इसका जो रिस्पॉन्स कैसा होगा, देखो ऐसा रिस्पॉन्स होगा इसका। वी नो कि इसका वैल्यू AF, तो ये तो हमें पता है AF होगा गेन, और इसका AF बाई रूट 2 जहाँ होगा ना वहाँ से हमें AFH मिल जाएगा। और इसका जो डिक्लाइनिंग स्लोप होगा ना दैट वुड बी, ये इतना स्मूथ आएगा बेसिकली, थोड़ा स्मूथन हो जाएगा। ठीक है, ये उसकी तरह नहीं है, लेकिन इसका जो नियरली
-40 dB होगा इसका पर डेकेड। तो दैट्स इट, वी हैव ऑलरेडी सीन द डिजाइनिंग स्टेप्स। डिजाइनिंग स्टेप में पहले FH फाइंड करो, FH से आप R का वैल्यू फाइंड कर लो फिल्टर रेजिस्टेंस, देन डिसाइड द वैल्यू ऑफ A, you can easily calculate the value of R. That's it. Now the second order high pass Butterworth filter. Second order Butterworth filter में कुछ नहीं है। देखो अगर हमारा नॉर्मल एक्टिव फिल्टर वाला केस होता तो हम दोनों को ही ग्राउंड करते, लेकिन जो बटरवर्थ में बस इतना ही फर्क होता है कि ये जो सेकंड वाला स्टेप होता है इसको हमने यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। एंड वी हैव ऑलरेडी सीन दैट वी डू नॉट नीड टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर थिंग बिकॉज दिस इज बेसिकली प्रोवाइडिंग अस द गेन एंड द लोडिंग immunity from the loading effect. Okay, so if that R3 is R and C2 and C3 is equal to C, then we can easily say similar exactly same step follow करने। हमें पता है V0 अपॉन VA का वैल्यू 1 प्लस RF अपॉन R1 होता है, AF का वैल्यू V0 अपॉन VA इक्वल टू 1 प्लस RF अपॉन R1 हो जाएगा, ठीक है। और तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, V0 और VA में रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया, तो आई कैन से दिस सेफली एज ए इक्वेशन नंबर 1 बोल्डली। अब मैं VA का जो वैल्यू है उसको V1 के टर्म्स में आराम से लिख सकता हूँ, देख क्योंकि इधर तो कोई करंट जा नहीं रहा, तो यहाँ पे मैं वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दूंगा, ठीक है। तो मैं वोल्टेज डिवीजन रूल से आराम से VA का वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूँ। ये आ गया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों ये दोनों इक्वेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अब मैं तीसरा KVL लिखूँगा सीधा ही, KCL सॉरी, तो मैं ना उसको मैं VA के टर्म्स में लिखूंगा और फाइनली मैं क्या करूँगा, जहाँ VA होगा ना उसको मैं V0 के टर्म्स में लिखूंगा, जिससे मेरा क्या आएगा, V0 और V1 में रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं करंट लिखूँ यहाँ पे मैं KCL लगा रहा हूँ इस पर्टिकुलर नोड पे, तो इधर से मेरा करंट जो आ रहा है दैट वुड बी डिवाइडेड इन दिस करंट एंड दिस करंट। तो Vin माइनस V1 अपॉन 1 अपॉन j ओमेगा C2 इज इक्वल टू V1 माइनस VA अपॉन 1 अपॉन j ओमेगा C2 एंड दिस कि V1 माइनस V0 अपॉन R2, तो वही लिखा है। तो जब मैंने इसको सोल्व किया तो मेरे को इसका डेरिवेशन आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है यहाँ से। तो इससे मेरे को V0 अपॉन Vin का वैल्यू मिलेगा जो कि कुछ ऐसा मिलता है। दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। नीचे वाला जो ये वाला जो टर्म है वो लो पास फिल्टर के एग्जैक्टली सेम है इफ वी सी, बस एस स्क्वायर वाला टर्म एक्स्ट्रा आ जाता है यहाँ पे ऊपर में, ठीक है। AF अपॉन एस स्क्वायर प्लस का 3 माइनस AF अपॉन RC इंटू एस अपॉन 1 अपॉन RC का होल स्क्वायर। अगर हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो आई कैन इजीली राइट कि 2 जीटा ओमेगा इज एन इज इक्वल टू 1 अपॉन AF माइनस अपॉन RC, और FL का जो वैल्यू है FL को मैं F2 भी कह सकता हूँ, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई R। यहाँ से देख के आराम से जीटा का वैल्यू यहाँ भी उतना है एग्जैक्टली सेम, जितना सेम है जो लो पास फिल्टर में जितना आया था हमारा। ठीक है, तो यहाँ से मैं V0 अपॉन Vin का वैल्यू लिखना चाहता हूँ हाई पास फिल्टर के बटरवर्थ फिल्टर के लिए। तो AF अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस FL अपॉन F की पावर 4, या फिर मैं इसको FL की कह सकता हूँ। ये क्या है, लो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ द हाई पास फिल्टर। AF का वैल्यू यहाँ पे सिंपली क्या है, हमारे जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर उसका गेन है। तो इसका जब मैं रिस्पॉन्स ड्रॉ किया तो मेरे को ऐसा मिलता है रिस्पॉन्स, नो प्रॉब्लम इन ड्रॉइंग द रिस्पॉन्स। प्रोसीजर मेरा सिंपल है, मेरे को वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट डिसाइड द वैल्यू ऑफ FL, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R फ्रॉम देयर, then because this is a second order Butterworth polynomial, so put the zeta is equal to 0.707, you will get the value of AF as this. So from here हमें RF और R1 का रेशियो का वैल्यू मिल जाएगा। R1 का वैल्यू डिसाइड कर लो, एक गिवन होगा, वहाँ से RF का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, डिजाइन हो जाएगा। ये जो डेरिवेशन है, अब देखो कुछ नहीं है, अगर मैं दोनों में डिफरेंस नोट करूँ तो यहाँ पे लो पास फिल्टर में FH होता है, यहाँ पे FL होता है, एग्जैक्टली सेम। अगर दोनों फ्रिक्वेंसी नहीं है बराबर तो ऐसा आ जाएगा। हाँ, अगर हम शुरू में अगर R2 R3 और C2 C3 को बराबर नहीं मानते तो हमारा जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है वो ऐसा आता,
बस इसके अलावा और कोई फ़र्क नहीं पड़ता गेन वेन पे। यहाँ पे देखो 3 माइनस ए एफ, जीटा का वैल्यू इतना है, ए एफ का वैल्यू दोनों ही केस में इतना ही आएगा। अब मैं सेकंड ऑर्डर बटरवर्थ फिल्टर बनाना चाहता हूँ, बैंड पास बटरवर्थ फिल्टर बनाना। तो बैंड पास के लिए मुझे पता है HL लगाते हैं, पहले हाई पास फिल्टर लगा दो तो लगा दिया भाई, फिर लो पास फिल्टर लगा दो तो लगा दिया, ऐसा बनता है। तो जब इसका हम फ्रिक्वेंसी लेते हैं ना तो ये ऐसा पहली बार तो यहाँ हमारा इतना है, इसका रिस्पॉन्स जो होता है ना ऐसा होता है कि एफ अपॉन एफ एच का उसका प्लस का एफ एल अपॉन एफ का। तो ये जो एफ एच है, एफ एच का वैल्यू 1/2πr3 C3 मतलब लो पास फिल्टर वाला जो कंपोनेंट है वो, और इधर हाई पास वाले फिल्टर की जो कंपोनेंट है इनको लिख सकते हो आराम से। यहाँ से यहाँ भी जीटा का वैल्यू कितना होगा 3, इसका जब फाइनली सोल्व करेंगे तो 3 माइनस AF/2 आएगा, तो जीटा का वैल्यू 0.70 तो AF का वैल्यू यहाँ भी 1/586 आता है, ठीक है। और यहाँ से हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका रिस्पॉन्स कुछ ऐसा आएगा।